मैंने अस्सलाम एक जी। चीज पूछ रही थी कि जी हमें जी ये भी तो डिस्कस करना चाहिए कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी चीजें हैं कि वो एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकता है, कौन सी है डिस्क्रिप्टिव पूछ सकते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी अगर हम डिस्कस करें तो। इसका जो जो है ना, जो आपके एमसीक्यूज के हवाले से वो एज सच उसका आप कुछ नहीं कह सकते, लिहाजा वो आपको जितने आपके टॉपिक्स हैं उनको आपको रीड आउट करना होगा। ठीक है, जी ठीक है। तो उस पे आप एमसीक्यूज कौन सा आ सकता है, कैसे आ सकता है, उसका एक सबसे बेहतरीन यह है कि जो एक तो आप फॉर द प्रिपरेशन आप लोग सीमा की जो बुक है उसके एमसीक्यूज को देखें और अल्लाह का दे कारोबार की बरकत पाए और पड़ा। ठीक है ना जी। और इस पे देखिए क्वेश्चन आप कुछ नहीं कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एरियाज हम कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम कल कल चूंकि हमारी लास्ट वन क्लास होगी उसमें हम विल बी डिस्कसिंग के ये एरियाज आपके कुछ अहम एरियाज हैं और इनको आप लोग जरूर देखें। बाकी आप लोगों ने रीड आउट करना है और क्वेश्चन कैसे है उसकी अटेम्प्ट आप फिर उस सिचुएशन के मुताबिक करेंगे। सर हमारे जो स्टडी मटेरियल है वो सिर्फ यही वाली हमें जो पीपीटीज हैं ये पढ़नी है, या सीमा जो सीमा की बुक आपने दी उसमें भी खैर सेम ही है, या कहीं देखिए और से भी हमने रीड करना है? मेरे ख्याल है अगर आपको मैं एक आपको सीमा प्लस विलन की एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक और प्लस इसके साथ साथ एक डेविड की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये तीन बुक्स को आप कंसल्ट करें। ये बुक हमें ग्रुप पे मिल जाएंगी काइंडली? वो तो मैं शेयर अगर कर आपके चुका। पास सर वो मेरा नाम एग्जिट हो गया था ग्रुप से, तो मैंने दोबारा ऐड करवाया है, तो वो सारी जो पुरानी थी मैंने सीमा की बुक तो अपने पास रख ली थी, डाउनलोड कर ली थी सर। नहीं तो आप लोगों का माय डियर, आप लोगों का इंटरेक्शन विद योर जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ होना चाहिए ना, ताकि आप लोग शेयरिंग करें आपस में। सर वो मैं जॉब करता हूँ तो मेरी जो जॉब है वो कुछ इस तरह की है कि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ कर सकूँ। नहीं अब वो टाइम वो तो अब मैनेज आप लोगों ने करना है ना जी भी आपस में जी जो सर बिल्कुल ऐसा ही है सर। लाइक प्लस आप लोगों के पास देखें एक तो पीपीटीज हैं आपके पास, सीमा प्लस विलन की बुक प्लस डेविड की बुक है। अब ये स्टडी मटेरियल है, आउटलाइन आप लोगों के पास है, टॉपिक अब आप लोग तैयार करेंगे, कोचिंग हैव बीन प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट। जी सर आप बिल्कुल बेहतरीन कह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप वंस अगेन जो है वो अपलोड कर दें ग्रुप पे तो सर। नहीं अब होता पता क्या, मेरी बात सुनिए। जी सर। अभी आपकी कॉल है, एक और स्टूडेंट कहता है जी कि मैंने ऐसा है कि सर मुझे शेयर कर दें, मुझे वो मतलब वो तो ये आपका जो चीज आप मैं मेरा ख्याल है मैं मेनी टाइम आई ऑलरेडी हैव डन दिस वन। जी मेरा ख्याल नहीं है कि नो वन इज गोइंग टू मेक पीपीटीज एंड देन शेयर। मैंने तो पीपीटीज के साथ आप लोगों को वो कोचिंग की है। जी ठीक है। तो उसको मैं मेरा ख्याल है कि आप अपना एक ग्रुप डेवलप करें और ग्रुप के अंदर जो मटेरियल है वो आपस में शेयरिंग उसकी करें, कोऑर्डिनेशन वो डेवलप होनी चाहिए आप लोगों की आपस में। आपका ग्रुप नहीं है कोई आपस जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो? नहीं सर ग्रुप नहीं मेरा बना हुआ इस तरह का। नहीं तो ग्रुप आप सजाद हैं उनके साथ कोई ग्रुप बनाए, किसी और के साथ, दो चार लोग तो आप आपस में होने चाहिए ना। जी ठीक है मैं सजाद साहब के साथ बना देता हूँ। हाँ हाँ वो करें ताकि उसको किया जा सके। हाँ जी मिस्टर अनीक फ्रॉम इस्लामाबाद, हाउ आर यू? अनीक, अनीक मुझे सुन रहे हैं आप? मैम सोनिया, चलें ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम जी। आप कभी कभी क्लास लेते हो फिर आप गायब हो जाते हो सोनिया। सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू था और कल
भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से क्लास नहीं हुई। लास्ट वीक मेरा नेटवर्क इशू था इंटरनेट का, इस वजह से नहीं अटेंड कर पाई। अच्छा अच्छा। और यू नो टुमारो इज योर लास्ट वन क्लास? नो, आई डोंट नो एक्चुअली। मेरे ख्याल जो हमें स्केड्यूल दिया गया वो 15 का है, और मीन तो कल वेडनेसडे है, तो इट वुड बी द लास्ट वन। जी मिस्टर अनीक, अनीक चलें मेरे ख्याल। अच्छा जी, वी स्टार्टिंग लास्ट टाइम हमने ये बैलेंस स्कोर कार्डिंग के हवाले से पढ़ा था, और हेलो जी जी अनीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हाँ कैसे जी, हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, थैंक फाइन। अनीक, आप कल नहीं थे? जी सर, मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था एक जगह पे, और इसलिए। अच्छा, चलिए ओके। अच्छा एनी हाउ जी, स्टार्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड, और बैलेंस स्कोर कार्डिंग में दैट इज द फोर have been given in balance scorecard. Basically, it's a strategic tool which is used in order to achieve the broader objective of the companies, that is comprises financial and non-financial perspective. और उनमें financial perspective में फिर customer, non-financial में 3 है: customer perspective, internal business perspective, innovation and learning perspective। ठीक है, और ये हम कल देख चुके हैं। अब ये फर्दर उसी पे पॉसिबल इंडिकेटर फॉर बैलेंस स्कोर कार्ड में फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हम तकरीबन इन चीज़ों को, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव और इनोवेशन एंड लर्निंग के ऊपर हम ये चीज़ करते हैं। हमने आज यहाँ से वी हैव टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द बैलेंस स्कोर कार्ड पे। इनफैक्ट this balance scorecard was introduced by Kaplan and Norton, recommended a 4-stage approach. कल भी मैंने ये कहा था कि you people should be knowing the 4 perspective, because in your exams, so any aspect may be asked either in MCQs or either in descriptive questions. So that's why I think you should know about such. Now, what these 4 have been expressed. Number 1 is express organization mission in a way that has a clear operational meaning for each employee. Link mission to departmental or individual objectives, not confined to short-term financial goals. 3, use scorecard to prioritize objectives and allocate resources so as to make best progress towards strategic goal. And 4th one is use feedback on performance to promote progress against the 4 perspective. Ji, ladies and gentlemen, any question over this? Ji, Ghulam Abbas, do you like to ask a question? नो सर, थैंक यू। जी जी, रेस्ट ऑफ अदर। अब अनीक, आपने पढ़ा हुआ है पहले इस पे बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर? मिस्टर अनीक, सोनिया, अनीक, जी सर। कुछ पढ़ा है बैलेंस स्कोर कार्ड पे? जी सर, बैलेंस स्कोर कार्ड SMA में किया था, जी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में। पहले किया हुआ है? जी सर, SMA में पढ़ा था। चलें ओके। इस पे जो अभी बात हुई है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर सो फार तो सर, अंडरस्टैंडेबल है। जी जी, जो फर्स्ट जो है इसमें अब ये बताया गया है कि हर एम्प्लॉय को उसका बताना है ऑब्जेक्टिव। एक ओवरऑल स्ट्रेटजी होगी, फिर हर एम्प्लॉय को भी हमने अलग अलग बताना है। देखिए इनफैक्ट देखो बात यह है कि
एम्प्लॉइज को बताने का मतलब है कि जो आपका सबसे पहले तो मिशन, और वो मिशन को लिंक करेंगे डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल के साथ। अब लिंक करने का मतलब क्या है कि आपके लेट्स से कंपनी का जो कॉर्पोरेट मिशन है, इट मस्ट बी नोन बाय एवरी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वाले, फॉर एग्जांपल टोटल क्वालिटी वाले, फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट वाले। और ये सर वहां वो से तो ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हर एम्प्लॉय को बताने का ये तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा काफी। नहीं लेंथी, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी जानती नहीं कि हमारा मिशन क्या है, तो माय डियर आप किस तरह एफर्ट करोगे? जी जी प्लीज सजाद इस पे कमेंट करें ना। सर मैं यही पूछ रहा हूँ कि इसमें हर एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा जिस तरीके से लिखा माय हुआ है डियर ये। देखो मेरी बात सुनिए, मिशन कितना होगा? मिशन एक स्टेटमेंट है। सर मतलब वो ये तो अगर आप ये बात बताते हैं कि हमारा मिशन टू बी द लीडर इन 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 द नेक्स्ट 10 ईयर हमने बनना है, और फिर लीडिंग के लिए जो आपने जो चीजें की, तो वो अगर आप सबको पता है तो मेरा ख्याल बड़ी अच्छी बात है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप मिशन, जो कंपनी का मिशन है वो मेरा ख्याल एक बैंक HBL का मिशन है, वो उनके हर एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए। ओके सर। नहीं आपके माइंड में है कि मेरा ख्याल जो मैंने फील किया वो ऑपरेशनल ये है ऑपरेशनल मीनिंग था कि ये एक को मिशन तो लेवल पे होता है, ऑपरेशनल तो है कि वो हर एम्प्लॉय को अलग अलग ऑपरेशन के हवाले से उसके बताना पड़ेगा। नहीं देखो बात क्या है, एक्सप्रेस ऑर्गेनाइजेशन मिशन इन अ वे दैट हैज क्लियर ऑपरेशनल मीनिंग से यहाँ मतलब क्या है कि ऑपरेशनल मीनिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जब मैं अगर कंपनी कहती है कि हमने अपने कंपैरेटिव या एक क्वालिटी में लीडिंग कंपनी के तौर पे हमने इमर्ज होना है। अच्छा अब उसको ऑपरेशनल मीनिंग आप देंगे ना भी, अब लीडिंग कंपनी, ये तो एक बड़ी जनरल सी बात है ना। अब ऑपरेशनल मीनिंग में ये है कि आप बताएंगे हमारा डिजाइन कैसा होगा, हमारी क्वालिटी क्या है, उसमें मटेरियल किस टाइप का। आप जो बंदे मटेरियल खरीदने वाले हैं, प्रोक्योरमेंट वाले, उनको पता हो कि हमने किस टाइप का मटेरियल परचेज करना है, चूंकि वो मटेरियल परचेज करें जिससे हम वो वाले जो ऑब्जेक्टिव अचीव करें और अल्टीमेट हमारा मिशन हासिल हो जाए। ठीक है। ठीक है ना जी। इसी तरह जो डिजाइन वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि हमने अल्टीमेटली हमारा मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो जी इसे सर ये डेफिनेटली। कैस्केडिंग इफेक्ट्स है माय डियर। कॉर्पोरेट मिशन मस्ट बी लिंक विद द डिपार्टमेंट, एंड देन इट मस्ट बी लिंक विद द इंडिविजुअल। अदरवाइज आपका जो विजन है, जो मिशन है, वो अगर आपके लोगों को पता ही नहीं है, एम्प्लॉइज को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, तो मेरा ख्याल वो तो फिर कुछ नहीं है। यू कैन नॉट मेक योर कलेक्टिव एफर्ट्स। एंड ओके सर। सर सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका लाइन मैनेजर होगा एंड स्पेशली योर इमीडिएट सुपरवाइजर, they have to communicate the same to the employee, to the end employee. जी जी ऐसे देखिए मेरी बात सुनिए भी, मिशन जो कॉर्पोरेट का मिशन है, जाहिर बात है मिशन तो ऊपर लिखा जाएगा ना, और जी वो सर। मिशन फिर उसको हमने इन लाइन करना है विद, अब डिजाइन है, प्रोडक्शन है, HR है, उनको उस मिशन के मुताबिक अपने अपने फिर गोल सेट करने पड़ेंगे। और वो मिशन मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए, और आई बीइंग ग्रुप टीम लीडर एज ए इंडिविजुअल मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं उस मिशन को जो मेरी कंपनी का उसको अचीव करने के लिए मेरा रोल क्या है। जी सर डेफिनेटली। तो जो सजाद साहब कह रहे हैं ना कि जी वो हम, मेरा ख्याल इनके माइंड में भी हम कैसे बताएंगे भाई, वो तो मिशन आप सबको क्लियर होना चाहिए, और मिशन क्लियर होगा तो देन कंबाइन एफर्ट्स बी शेयर्ड। मिस्टर सजाद जी सर। ठीक है। अब सर इन ये क्लासेस का आपको ऑफिशियली कह दिया इन्होंने, मैनेजमेंट ने? जी हमें 15 तक है डेडलाइन है टू कंप्लीट इट। मीन नहीं ये रिसेंटली बताया या पहले की वो उन्होंने बताया हुआ? नहीं, दिस इज जस्ट शेयर्ड आई थिंक 1 वीक or 2 वीक, हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने किया था। ठीक है।
अच्छा, आप इन 4 पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब वर्ड्स ऑफ वार्निंग क्या है? पॉसिबल प्रॉब्लम व्हेन अप्लाइंग द स्कोर कार्ड में ये प्रॉब्लम भी आ सकते हैं. सम measures may conflict. How do you determine the balance which achieves the best results? ठीक है, अब समटाइम कन्फ्लिक्ट्स आती हैं कि जो आपने अचीव करना है, ठीक है, वो कहने को तो कुछ और होता है, लेकिन जब आप अचीव करने जाते हैं तो वो चीजें कुछ और होती हैं. ये प्रॉब्लम है. हैव टू सिलेक्ट measures which add value और not just those that are easy to measure. Measure have to be developed by someone who understand the business processes involved. Will management be able to interpret the figures, or will they just be swamped in a mess of figures? To be useful, measurement need to initiate action to improve performance. There will be a cost involved in measuring the performance of additional processes to those that are currently measured. जी, आगे चलें. सर इसमें जो एंड वाला पॉइंट है उसमें फिर हम उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे. श्योर. वो तो जरूरी है कि आपको जो भी काम करना है उससे पहले कॉस्ट और फिर उसका बेनिफिट एनालिसिस तो इसेंशियली है. जी सर बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, हाउ डू वी क्वांटिफाई द कॉस्ट प्रिसाइजली in respect to this? Like, how do we even quantify the benefits that we could derive from like streamlining some processes or adding some? एक्चुअली देखिए, जो प्योर कॉस्ट क्वांटिफाइड हो जाती है, बेनिफिट इज प्योर सब्जेक्टिव थिंग. Yes, sir, it's quite subjective. हाँ जी, क्वाइट सब्जेक्टिव है. मतलब आप मिनरल वाटर पीते हैं, आप कहते हैं जी ठीक है मुझे 30 रुपीज की बॉटल मिलती है, लेकिन इसका बेनिफिट जो मेरी हेल्थ वाइज है वो आप कहते हैं जी दिस इज मोर देन मिलियन बिलियन रुपीज, मतलब मैं हेल्दी रहता हूँ. वो अब आप हाउ यू जज एंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, वो माइट देन यू से कि जी मैं अगर दिन में अगर 100 रुपए मैं खर्च करता हूँ मिनरल वाटर के ऊपर, डज नॉट मैटर. आप ये भी कहते हो कि जनाब ऐसा होने से मैं वो जो पे मैंने डॉक्टर्स को करना था या मेडिसिन खानी थी तो कोई मसला नहीं, मैं पानी पी रहा हूँ और मैं सेहतमंद हूँ. अब बेनिफिट यू फील दैट इट इज मोर ग्रेटर देन द कॉस्ट यू पेड इन टर्म्स ऑफ 100 रुपीज अ डे. अब ये माय डियर मिस्टर अनीक, this is your analysis and that is your own judgment. Right, sir. So you can quantify cost, but benefit is your own judgment. आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, ठीक है? Right, तो sir. जब आप फील करते हो कि the cost that I paid and the benefit is greater than, so you feel satisfied and delighted, or till that level where the cost is equal to the benefit, but where you feel that a benefit is less than the cost paid, तो मेरे ख्याल आप वो काम नहीं करोगे. Yes, sir, definitely. मेरे नजदीक जो बेनिफिट्स होते हैं ना, जो आप वैल्यू डिराइव कर रहे होते हैं, वो एक प्योर सब्जेक्टिव चीज है. लेकिन कॉस्ट को फिर भी आप डिटरमिन, अब देखो ना, आपने 3 बॉटल आपने परचेज की हैं 30 की, लेट से 25 की, या यू हैव पेड 90 रुपीज. दिस इज अ कॉस्ट दैट यू आर पेइंग, बट व्हाट बेनिफिट यू आर गेनिंग, वो दैट इज योर ओन फीलिंग. बट वेयर एवर यू फील that your benefit is greater than the cost paid, अब उसको कैसे करेंगे वो आपकी अपनी फीलिंग है. Yes, sir. Got it? जी सर. एंड सर मैंने एक चीज़ जो एक्सपीरियंस की है, like the terms that we use in management accounting or in accountancy in general, like cost benefit analysis or value for money analysis, it's easier said than done, you could say. Like in practical life, I don't know how would you be applying it, because I've tried a little bit, but it's a little bit of a gray area. वो ग्रे में आई जस्ट गोइंग टू देखिए, ग्रे किस सेंस में आप कह रहे हैं? Like sir, उसको accurately measure करना is not very easy, and even अगर हम देखिए मैंने अभी बात कही ना, इट इज गोइंग टू बी अ ग्रे इन अ सेंस. देखो, आप हेल्थ आप अचीव कर रहे हो ना, आप कहते हैं यार पानी
कार्बोनेटेड और विद ऑल नीट एंड क्लीन पानी पीने से मेरी सेहत जो है, अब वो सेहत का बेनिफिट कितना है वो आपकी अपनी जजमेंट है। वो जो जजमेंट को एब्सोल्यूट क्वांटिफाई नहीं कर सकते। Exactly, sir. That's what I'm saying. You cannot absolutely हाँ, quantify it always. and that's what I have said. I have said कि cost can be quantified, लेकिन ये जब आप cost and benefit analysis है ना, जो benefit है, value, उस benefit का जो value आपने allocate करनी है वो आपकी pure judgmental है, Right, sir. And उसको sir, quantify नहीं हो सकता। जी सर। और सर कंपनीज में व्हेन दे आर एक्चुअली कैरिंग आउट दीज एक्टिविटीज़, तो वो जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती हैं किसी चीज़ का या बीएफएम करती हैं, तो उसमें भी मतलब वो प्रिसाइज नहीं, हो उसमें जाता उसमें उसमें मेरी बात सुनिए, वो मैं आपको बताता हूँ। वहां हो सकता है। वो कैसे? मैं लेट से यू हैव एडेड अ मटेरियल, ठीक है, अब क्वालिटी को बढ़ाने से आपको लेट से उस पर 10 रुपए ज्यादा कॉस्ट आ रही है। अच्छा, अब वो मटेरियल ऐड ज्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज करने से आपकी सेल कितनी बढ़ेगी, वो बेनिफिट है। अच्छा, प्लस ये फाइनेंशियल टर्म, क्योंकि अल्टीमेट तो जो कंपनी है वो उसको देखती है कि रेवेन्यू टर्म्स के अंदर और कॉस्ट की टर्म्स के अंदर, और अगर जो आपने 10 खर्च किए हैं उसकी वजह से आपकी सेल मैनी टाइम ज्यादा बढ़ रही है, तो इट मीन द बेनिफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट पेड। जी सर। बट सर इवन देन जब हम सपोज कोई एक कंपनी है, नॉट अ स्मॉल कंपनी बट से मीडियम साइज एंटरप्राइज या इवन अ लार्जर कंपनी, तो जब वो किसी जगह पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दे डोंट नो अल्टीमेटली वो कितना लाइक थ्रू होता है टू द बॉटम लाइन, बिकॉज उसमें अदर फैक्टर्स भी तो होते हैं, मतलब सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट माइट बी अफेक्टिंग इट। हाँ, श्योर श्योर, उसमें वो तो जो बेनिफिट की बात है ना, अगेन वो पॉसिबल आप कहेंगे ना भी हमें ये चीज हो सकती है, और वो सारी अभी प्रोजेक्टेड होती है, होगी। जी अच्छा, सर। के अंदर फिर आपको रिस्क भी एलिमेंट उसको शामिल करने पड़ेंगे कि यस जी सर, डेफिनेटली। ये सेल इतना बेनिफिट हो सकता है, इतनी सेल बढ़ सकती है। एनी हाउ, मतलब दैट इज, देखो आपका अगला मिनट जो है ना, अगला सेकंड, वो प्रोजेक्टेड होगा। अगले अगले 8 से 9 बजे क्या होना है, 9 से 10 बजे क्या होना, हमें तो नहीं पता। वी कैन प्रोजेक्ट इट। जी सर। मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोजेक्शंस होगी ना उसकी भी, कौन जीतेगा, बट वी आर नॉट एग्जैक्टली नोइंग। यस सर। तो same is the case. But anyhow, you are conducting analysis, benefit in terms of return, in terms of revenue, जो भी आपका वो एक है। अब देखिए इसमें नॉन फाइनेंशियल भी आप देखें। आपने कहा जी कि फर्ज करें समटाइम यू आर डूइंग समथिंग कि जितना रेवेन्यू उसका बेनिफिट आपको कम मतलब हो रहा है, जितनी कॉस्ट है उससे ज्यादा, लेकिन आप कहते हैं कि यार मेरा मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है, उसकी डिलाइटेडनेस है। अच्छा, मुझे ठीक है, अभी इसका प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, विच इज जस्ट लाइक बाय इन्वेस्टिंग 10 रुपए में खर्च करके मुझे 2 रुपए प्रॉफिट भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा कस्टमर की रिटेंशन रहेगी। अब उस रिटेंशन को अल्टीमेटली आप कहते हैं कि यार दिस बेनिफिट इज वेरी वेरी लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ थिंग, तो दैट्स व्हाई यू फील कि ठीक है अभी आप प्रॉफिट कम भी कमा रहे हैं लेकिन मेरा कस्टमर जो है वो रिटेन रहेगा। अब आप उसको अपना बेनिफिट समझते हो और वो बेनिफिट यू फील सेटिस्फाइड एंड डिलाइटेड, सो दैट्स व्हाई यू से कॉस्ट एंड बेनिफिट में ठीक है जी, करें जी। असल में ये आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है। जी सर। इज इट? तो वो जो बेनिफिट्स के जो है ना, वो इट मे बी लाइक अगेन कुछ आप उसको मैयर भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैयर नहीं भी हो सकती, वो जजमेंटल होंगी और वो क्वालिटेटिव बेस्ड होंगी। यस सर, डेफिनेटली। एंड आई थिंक सर हाँ ये जी, आगे बैलेंस, जी जी। आई थिंक बैलेंस स्कोर कार्ड का सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है एज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल, वो यही है कि इसमें जस्ट फाइनेंशियल नहीं यूज हो रहा होता, बिकॉज दैट कैन बी देन सब्जेक्टिव एंड समटाइम्स यू माइट नॉट बी एबल टू मेजर इट, बट इसमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी काफ़ी सारे, मतलब लाइक वेल देखिए राउंडेड। असल में जो कल वैसे डिस्कशन इस पे हो चुकी है वो ये है कि ट्रेडिशनली इट इज जो अभी भी कंपनीज करती हैं वो परफॉर्मेंस को देखती हैं कि हमारी फिनेंशियल टर्म्स में हमने कितना ग्रो किया है।
रेवेन्यू हमारे कितने बढ़ गए हैं, ठीक है, हमारी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ जस्ट लाइक एज यू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट, योर इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारा प्रॉफिट कितना, रेवेन्यू कितने हो गए, और बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारी ओवरऑल एसेट्स और इक्विटी की पोजीशन क्या है, ROI कितना है, एक्टिविटी जो भी रेशियोज पर। लेकिन वो All कहते हैं, historic, सॉरी so I said all historic information though. हाँ जी, हिस्टोरिक हैं, और प्लस हमें उसमें कभी भी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के मुतालिक और कंप्लेंट्स के मुतालिक इसमें बैलेंस शीट के अंदर डाटा नहीं होता। सर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब वो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड का मतलब ही क्या है कि जो नॉर्टन ने और कैप्लान ने कहा, उन्होंने कहा जी कि आजकल जो ट्रेडिशनली हम तैयार करते हैं वो ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एग्जैजरेट भी हो सकती हैं। मसलन एक बैंक कहता है जी कि हमारी डिपॉजिट्स पिछले साल के मुकाबले में इतने बढ़ गए, हमारा प्रॉफिट इतना बेहतर हो गया, फाइन, लेकिन उसने क्या ये बताया कि इस साल कस्टमर की कंप्लेंट्स कितनी आई हैं, उसकी डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर कोई डाटा हमें अवेलेबल नहीं होता। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें ये जो चीज़ें हैं ये देखें, ये कस्टमर की पर्सपेक्टिव में आप तैयार करेंगे, ये मार्केट शेयर कितना है या बड़ा, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर अट्रैक्टेड कितने हुए, वो ये नहीं बताते हमें, नंबर ऑफ रिकमेंडेशन और रेफरल्स कितनी हुई हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स, कस्टमर रिटेंशन रेट्स, वो यहाँ से हमें पता चलता है। ये जस्ट ट्रेडिशनल है। अब इनके ये तीन चीज़ों को शामिल करके उन्होंने बैलेंस का मतलब है कि ये एक ज़्यादा ब्रॉडर और एक सही एक पिक और व्यू बताती है, जिसमें हम देख सकते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनल जो बिजनेस पर्सपेक्टिव में कितनी बेहतरी, और कंपनी में इनोवेशन और लर्निंग मीन एम्प्लॉइज डेवलपमेंट कितनी हो रही है। तो देखो ना, मैं जस्ट आपके अगर एक एस्पेक्ट की बात करूं और मैं आपके 4, 5, 6 एस्पेक्ट्स की बात करूं, तो वो अप्रोच ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है और बैलेंस्ड होती है। गॉट इट? डेफिनेटली। आगे चलें जी। यस सर। अच्छा जी, नाउ this is a performance, एक pyramid have been made. The performance pyramid links the overall strategic view of management with the day-to-day operation. आप देखिए, ये है आपकी कॉर्पोरेट विजन है, हमने इनको देखें, ये लिंक कर लिया, ये आपका सारा यहाँ, तो यहाँ पे इन दी परफॉर्मेंस पिरामिड 1, 2, 3, ठीक है जी, ये एट कॉर्पोरेट लेवल financial and market objectives are set and actioned by 2 strategic strategies developed by the strategic business unit level, which in turn are, ठीक है, ये आपका वो है बिजनेस लेवल के ऊपर आप कुछ, ये कॉर्पोरेट विजन है, और फिर आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया एट द ऑपरेशनल लेवल आ गया। अच्छा, आप देखिए, असल में कॉर्पोरेट विजन सेट हुई, उन्होंने डिसाइड किया अबाउट मार्केट सेटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल मेजर्स के हवाले से यहाँ पे, फिर इनको मार्केट सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए या फाइनेंशियल मेजर्स, यहाँ पे आ गया आपका SBUs, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, और अनीक SBUs क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट सर, एनी डिवीजन और सब्सिडरी ऑफ द मेन कंपनी जो कि एक किसी जियोग्राफिक जोन में होगी या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन में होगी। अच्छा, सजाद प्लीज। सजाद जी सर, जो अपनी एक्सपेंस और इनकम जनरेट करे सर। जी, मिस्टर गुलाम अब्बास साहब बताइए। इंडिपेंडेंट सर, ये उसमें मैंने जी? इंक्लूड किया है, उसने भी ठीक बताया नीक ने, उसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो क्या जो हुआ? आपके सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस हैं, सेगमेंट्स और सब सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस। जी, आप देखिए सिंपल सेगमेंट सर, मत कहिएगा जी। सर
सर मैं ये कह रही थी कि जो सब सेगमेंट्स है, जो प्रॉफिट सेंटर्स हैं, एसपीयूज कहते हैं कि जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है ना, एक सब सेगमेंट होता है किसी भी बिजनेस या एंटिटी का, तो उसका कोई सब सेगमेंट है जो कि इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है, बेसिकली वो प्रॉफिट सेंटर होता है हाँ नहीं, एसबीयू। ये सुनिएगा एग्जैक्टली थोड़ा सा कि SBUs आर दी सेपरेट ऑटोनमस इंडिपेंडेंट विद इन द कंपनी, ठीक है, विच हैविंग इट्स ओन प्रोडक्ट, ओन स्ट्रेटजीज, हैविंग इट्स ओन कस्टमर्स एंड ओन कंपेटिटर। मतलब उनके चूंकि जब कंपनी बड़ी होती है उसकी कई प्रोडक्ट्स बन जाती है ना, या कई डिवीजन्स हो जाते हैं, वो फिर उन डिवीजन्स को ऑटोनमस कर देते हैं। मीन कि वो दे आर इट्स ए सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड, जिसके अंदर उनकी मैनेजमेंट हर SBUs अपनी अपनी प्लानिंग, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी अपनी वो बनाता है। उन ऑटोनमस बॉडीज को विद इन द कंपनी हम क्या नाम देते हैं? We call them as the SBUs। अच्छा, मुझे आपने सब्सिडरी की बात की थी, यहाँ सब्सिडरी इज नॉट ए इशू। सब्सिडरी और कॉन्सेप्ट में बात होती है। ये एक ही कंपनी के अंदर अगर कंपनी 4, 5, 8, 10 प्रोडक्ट बना रही, तो वो फिर अपनी तमाम प्रोडक्ट के लिए एक स्ट्रेटजीज नहीं बना सकती। दैट्स वाई अब उन्होंने ऑटोनॉमी दे दी अपने उन मुख्तलिफ सेगमेंट को, मुख्तलिफ ऑटोनमस बिजनेसेस को, और उनकी मैनेजमेंट अपने अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदार खुद है, और वो जो डिसीजंस हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं। अब आपके अगर 4 SBUs हैं, तो SBUs 1, 2, 3, 4 उनकी ये चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है। और दिस इज व्हाट दैट मीन। तो यहाँ पे जो SBUs हैं, ये फिर अब चूंकि मार्केट शेयर सेटिस्फेक्शन, और ये अब इन्होंने फैसला करना है ये कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हम कैसे दें, फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में कैसे लेके आए, प्रोडक्टिविटी, और फिर उसको ये करने के लिए ये स्पेसिफिक ऑपरेशनल लेवल के ऊपर फिर क्वालिटी, डिलीवरी, प्रोसेस, चूंकि असल में प्रोसेस टाइम ऑपरेशन लेवल के ऊपर सेट होगा, वेस्ट, डिलीवरी के मतलब, क्वालिटी के मतलब। तो ये उन्होंने 3 चीजों को अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस दे हैव लिंक्ड 3 लेवल, कॉर्पोरेट लेवल को, बिजनेस लेवल को, और ऑपरेशन लेवल को। गॉट इट? सर एक क्वेश्चन है। जी जी जी, प्लीज। वेलकम। सर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, इसी तरह वो इट्स अ बिग कंपनी, लाइक पब्लिक लिस्टेड कंपनी, और उसका हेड ऑफिस है। तो लाइक हेड ऑफिस डिपार्टमेंट्स उसके हैं, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा, जो HR जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हेड ऑफिस के साथ हैं। एंड उसके अलावा सर उसके जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं वो एक डिफरेंट जोग्राफिक एरिया में, एंड से 2 to 3 ऑपरेशनल यूनिट्स लाइक द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो सर ईच ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो फिर एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कंसिडर होगा? देखिए, मैंने ये बात, ये सेपरेट भी हो सकता है। एक कंपनी है, जैसे अभी मैं नेस्ले की बात करूं, तो नेस्ले के अंदर उनके कई प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट उनके कंपेटिटर डिफरेंट है, उनकी प्रोडक्ट की नेचर डिफरेंट है। तो जरूरी नहीं है कि वो नेस्ले विद इन पाकिस्तान, दे माइट हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट SBUs, व्हाट आई वांट टू से, ठीक है? जी सर। क्लियर है? सर आई वाज टॉकिंग अबाउट से फॉर एग्जांपल लोकल कंपनी है जिस पाकिस्तान वाइड वो काम कर रही है, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, वो देखिए, मेरी बात सुने, वो लिस्टेड है ना। बात तो यह है कि आप अगर उनकी एक प्रोडक्ट है तो उनको SBUs बनाने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम वहां आता है कि जब आपकी कंपनी आर मेकिंग, जैसे ICI है सपोज, वो फार्मास्यूटिकल, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ठीक है। अब इन तीनों की नेचर डिफरेंट है सपोज। जी सर। आप क्या एक स्ट्रैटेजी बना के पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल और पेंट के लिए आप कर सकते हैं? सर आई थिंक नॉट। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा? अब आपने अपनी फैसिलिटेशन के लिए, लेट्स से यू हैव
कंपनी तो ICI है, but within ICI they have made a 3 business, and such independent business in terms of decision making is called SBUs, my dear. Right, sir. अब आप ये नहीं कहेंगे कि वो जो SBUs है वो अलग अलग कंपनी है. नो, ये एक डिमार्केशन है जो कंपनी ने अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से डिसेंट चलाने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनकी मैनेजमेंट अलग अलग कर दी है. अब जो SBUs पेंट है वो अपनी अलग स्ट्रेटजीज बनाते हैं. पेस्टिसाइड डिवीजन इज सपोज टू मेक देयर सेपरेट, चूंकि उनके कंपेटिटर डिफरेंट है, कस्टमर डिफरेंट है. जिनको उन्होंने पेस्टिसाइड बेचनी है उनको वो फार्मास्यूटिकल की चीजें तो नहीं बेचनी ना. जी सर. अब कंपनी कौन सी है? ICI है. उनके अंदर कितने SBUs हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं. आपका जो सवाल था ना कि वो जो सब्सिडरी की बात मैंने की है, आप कर रहे थे, सब्सिडरी एक कॉन्सेप्ट में फॉल करता है. वो तो ये होता है कि यू टॉक अबाउट सब्सिडरी कि वंस अ कंपनी वंस ओन्स एंड परचेज द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, जो कि एक सेपरेट एंटिटी है, लेकिन उसका कंट्रोल जिस कंपनी के पास आ गया, मीन उन्होंने मेजॉरिटी शेयर ले लिए, वो पेरेंट बन गई, और जिसको खरीदा गया है वो सब्सिडरी बन गई. अब उसमें तो ये भी हो सकता है कि वो एक अलग कंपनी, उनकी प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, वो ये एक मुल्क में है, वो दूसरे मुल्क में है. ठीक है. तो असल में ये प्रॉब्लम वहां आता है कि जब कंपनी डाइवर्सिफाई होती है, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है, तो फिर एक ही स्ट्रैटेजीज आपकी कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आप उसको बना के उसको सक्सेसफुली नहीं चला सकते. तो दुनिया में फिर इस वजह से जो कॉन्सेप्ट है वो SBUs का आया कि यू मस्ट हैव ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस. सजाद, इज इट क्लियर? सजाद? जी सर, क्लियर. ठीक है ना जी. तो ये एक वो है. अब ये नॉर्मली SM के हवाले से जरा ध्यान में रखें कि आपकी 3 बल्कि 4 लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज भी बन सकते हैं. नंबर 1 टॉप, जिसे लेवल ऑफ स्ट्रेटजी जब आपसे पूछा जाएगा तो उसका मतलब टॉप लेवल के ऊपर कॉर्पोरेट लेवल, फिर उससे नीचे SBUs लेवल स्ट्रेटजीज, जिसे बिजनेस लेवल हम कहते हैं. फिर हर बिजनेस के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं, और उनके नीचे फिर ऑपरेशनल लेवल होते हैं. ये ज्यादातर बुक्स 3 भी लिखती हैं, 4 भी हो सकती हैं. लिहाजा जब आप टॉप टू बॉटम देखेंगे, लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज. फिर आप कहेंगे कि लेवल वाइज देयर आर 3 or 4. एट द टॉप इट्स ए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, देयर इज अ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, देयर इज अ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज, एंड देयर इज ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज. अब ये वही बात है कि जो उन्होंने इसमें बात बताने की कोशिश की है, परफॉर्मेंस पिरामिड. अब पिरामिड क्या है? ये पिरामिड है. अब यहाँ ये कॉर्पोरेट लेवल है, ये बिजनेस लेवल के ऊपर, और ये लाइक ऑपरेशनल लेवल, इसको उन्होंने लिंक कर दिया है. अब ये उसको उन्होंने कहा जी परफॉर्मेंस पिरामिड, और ये आपकी एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी के साथ लिंक करके ये चीज बना दी. Now this is the performance pyramid. Got it? जी राइट सर. आपको क्वेश्चन अनीक, आई होप सो कि आपका SBUs क्लियर हो गया होगा. सर वेरी वेल डिफाइंड एंड काफी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हाँ जी, आगे चले जी प्लीज. अब्बास आप बताइएगा. ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, वो सिंपल सेगमेंट मत कहिएगा. जी ठीक है सर. ठीक है, ये मैं पते की बात बता रहा हूँ. जी. जब तक आपके उस विद इन कंपनी ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, ठीक है, और हर SBUs की अपनी स्ट्रेटजीज होंगी. क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्ट इज सेपरेट फ्रॉम अदर SBUs, कंपेटिटर्स, स्ट्रेटजीज, कस्टमर्स डिफरेंट होने की वजह से फिर हम कंपनी अपनी फैसिलिटेशन के लिए विद इन द कंपनी certain SBUs are made, लेकिन वो कंपनी सेपरेट नहीं होती. ये उनकी अपनी एक मैनेजमेंट अरेंजमेंट है कि उन्होंने उनको. मैंने इसलिए कहा था कि हमारी कंपनी है कॉन्फिड लिमिटेड, उसमें हम लोग जो है यही काम करते हैं.
तो उसमें हम सेगमेंट का नाम देते हैं उनको कि हमारा एक ये शॉपर वैल्यू है, एक डायनेमिक्स का बिजनेस है, उसको हम सेगमेंट्स के नहीं नाम दे नहीं, रहे हैं। अब मैं आपको इसलिए बात मैंने बताता कहा हूँ। था। अच्छा, जी वो सर। बिल्कुल ठीक है। जब आप सेगमेंट कहेंगे ना, तो सेगमेंट जरूरी नहीं है। मतलब अगर आपकी सेगमेंटेशन हुई हुई है लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग सेपरेट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो माय डियर वो फिर एसबीयूज नहीं है। ठीक है। एसबीयूज ये लफ्ज ये जरूर जानना है, आपने कहना है। मैं इसीलिए जोर दे के बात कर रहा था कि एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस, ठीक है, सेपरेट ऑटोनोमस, अ बिजनेस विद इन द कंपनी, ये अल्फाज जरा जहन में रखिएगा। एक कंपनी जी के अंदर सेपरेट एक ऑटोनोमस बिजनेस बनाए जाते हैं। ऑटोनोमस का मतलब ही क्या है कि उनकी मैनेजमेंट वो दूसरी मैनेजमेंट से डिफरेंट है, और वो अपने अपने हर कंपनी अपने डिसीजन खुद लेती है, मीन बिजनेस। और एक कंपनी के अंदर कई एसबीयूज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 8 10 15 12 15 16, जो भी अकॉर्डिंग टू, क्योंकि जैसे जैसे आपके कारोबार स्प्रेड होते हैं तो आप यू एंटर इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, तो देन यू नीड टू डेवलप सर्टेन एसबीयूज। ओके यस सर। गॉट इट। सोनिया, सोनिया ने ठीक बताया था। सोनिया, आप आवाज जरा बोलिएगा प्लीज। यस सर। आपने ठीक बताया था। थैंक यू सर। ओके, अच्छा जी। नाउ माय डियर, नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग ब्लॉक्स मॉडल है। और बिल्डिंग ब्लॉक में ये डायमेंशंस हैं, ये स्टैंडर्ड हैं, रिवॉर्ड्स हैं, और लाइकवाइज the quality of service, resource utilization, flexibility, innovation, financial performance, competitive performance, ये आपकी डायमेंशन है जिसमें आपने काम करना है। और इसमें फिर यू नीड व्हाट इम्प्रूवमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स लीड्स टू, और इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रिस्क। जब आप इसको बेहतर करोगे तो रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। और ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स इन ओनरशिप, अचीवेबिलिटी, इक्विटी वाइज। ओनरशिप वाइज स्टैंडर्ड क्या है, अचीवेबिलिटी वाइज, इक्विटी वाइज। रिवॉर्ड्स में क्लैरिटी, मोटिवेशन, कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है। मतलब रिवॉर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, मतलब किसी को शक ना हो, ये ना हो कि इनइक्विटी नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे रिवॉर्ड क्या मिल रहे हैं बाकी लोगों को, मीन उनके सैलरी पैकेजेस, दैट शुड बी वेल डिफाइंड। मोटिवेशन का एलिमेंट होना चाहिए, कंट्रोलेबिलिटी। बिल्डिंग ब्लॉक्स में असल में वो ये, क्योंकि ये आपने अगर अचीव करना है ना, तो ये स्टैंडर्ड और ये रिवॉर्ड्स जब आप पे करेंगे तो ये फिर आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन सर्विस बिजनेस कैन बी डिफिकल्ट ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ simultaneity, perishability, heterogeneity, intangibility, and number of transfer of no transfer of ownership। ये उसकी वजह से जरा डिफिकल्ट होता है। बिल्डिंग ब्लॉक मस्ट मॉडल वाज डिवाइज्ड एज अ वे ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस इन सर्विस बिजनेसेस, क्योंकि ये एलिमेंट आपके सर्विसेज बिजनेस के अंदर होते हैं। मतलब लाइक साइमल्टेनिटी, पेरिशेबिलिटी, हेटेरोजेनिटी, इंटेंजिबिलिटी होती हैं, ये सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और नेचुरली आई थिंक आप लोगों को मार्केटिंग के हवाले से ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पता होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट, तो पता ये चला कि स्टैंडर्ड मेंटेन करो, रिवॉर्ड प्रॉपर दो, और ये डायमेंशंस हैं, और इस तरीके से, और ये डायमेंशन इनमें इंप्रूवमेंट और अल्टीमेट आपके फिर रिजल्ट बेहतर हो जाता है। गॉट इट जी? जी सर। मे आई प्रोसीड नेक्स्ट? यस यस सर। सर। Now, dear students, this is setting performance target, and managing rewards plays a key role in overall performance management and control of an organization. Human resource management follows a similar control model to overall strategic control. Our goal है, target are set, performance is measured and compared with targets. Control measures are undertaken to control any shortfall. Goals are adjusted in light of experience.
टारगेट्स हैं, टारगेट मस्ट बी अचीवेबल होने चाहिए, बट दे मस्ट बी चैलेंजिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। वो है ना, कहते हैं कि टारगेट शुड बी चैलेंजिंग, टफ बट अचीवेबल। ठीक है, क्योंकि इजी टारगेट से नेवर ब्रॉट अ मोटिवेशन, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आती। ठीक है, तो चैलेंजिंग होने चाहिए, टफ हो, और वो आप जब फिर टफ टारगेट्स को अचीव करते हैं तो नेचुरली आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस है, क्वालिटी है, वो बेहतर होती है। स्ट्रेच टारगेट्स, target which cannot be achieved simply by working a little bit harder. To achieve stretch targets, people have to devise new ways of working or develop new strategies. Stretching से यहाँ मतलब देखें, हार्ड वर्किंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, बल्कि आपने अपने डिफरेंट स्किल को इस्तेमाल करके उसको अचीव कैसे करना है। तो हार्ड वर्किंग इज नॉट, रादर इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ जो है वो आप उसमें अपने टारगेट को स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, और ये होना चाहिए, और स्ट्रेच टारगेट्स आर डेलिबरेटली चैलेंजिंग। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी जो आपके स्ट्रेच टारगेट्स हैं ना जी, वो हमेशा चैलेंजिंग होते हैं, ऑन द बेसिस दैट एम्प्लॉय विल राइज टू द स्टैंडर्ड सेट व्हेन दे आर फेस्ड विद अ चैलेंज। बट एनी हाउ, आई थिंक टारगेट एंड रिवॉर्ड्स की बात हो रही थी, तो टारगेट हमेशा अचीवेबल हो, चैलेंजिंग होने चाहिए, और उसके लिए आप हार्डर काम नहीं है, बल्कि स्ट्रेच टारगेट। और स्ट्रेचिंग किस तरह होती है कि यू मस्ट, अभी जैसे हम फर्ज करें अपने लाइक हमारा रिजल्ट सपोज जी 30% आता है, हम कहते हैं जी हमने अपने टारगेट को 30 से बढ़ा के 50% पे लेके जाना है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल है कि इसको कैसे किया जाए। तो यहाँ बड़े इनोवेटिव आइडियाज, मुख्तलिफ स्कीम्स, टेक्निक्स और सुजेशन लेके आ सकते हैं, और फिर उनको बेहतर से बेहतर करके हम अपने टारगेट को स्ट्रेच। अब स्ट्रेचिंग यहाँ क्या है कि जो हमारा टारगेट 30% का, उसको बढ़ा के हम 50% रिजल्ट पे लेके जाना चाहते हैं। हम अपनी फैकल्टी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो स्ट्रेचिंग कैन बी डन लाइक। ठीक है, अब हमारा स्टूडेंट्स ACM में करता है, लेकिन मोस्टली पीपल आर नॉट एबल कंफर्टेबल वेल इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशंस वाइज। आप लोग इतने साउंड नहीं होते, आई नो, ICMP के अंदर, चूंकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशंस। ठीक है, लाइक क्रॉस टॉक के हवाले से। अब सवाल यह है कि आपकी क्लासेस को इट शुड बी मेड कंपल्सरी कि हर स्टेज लेवल के ऊपर आप कम से कम 2 प्रेजेंटेशंस, आपके कोई क्रॉस जो ग्रुप स्टडीज होनी चाहिए, और उनमें आप लोग अपने अपने टॉपिक्स को प्रेजेंट करो। अब बात यह है कि स्टूडेंट, आप लोग ज़्यादातर एग्जाम में लिख के पास तो हो जाते हो, लेकिन व्हाट अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स विच इज़ हाईली एसेंशियल। तो इसका मतलब है कि अभी हम अपने टारगेट्स को मजीद अभी चैलेंजिंग कर सकते हैं। किस तरह, हमें स्ट्रेच करने की जरूरत है। ठीक है ना जी। तो आप डू यू फील दैट आप यू आर क्वाइट कंफर्टेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन? सोनिया, आप बताइएगा। यस सर। यू फील शाय व्हेनेवर, अगर मैं कहूँ जी आपने लेक्चर एक डिलीवर करना है, तो कैन यू प्रेजेंट योर टॉपिक? यस सर, आई कैन। बस ये जरूरी है कि मुझे वो टॉपिक आता हो, बाकी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी चले इस फिर तरह आप की। कल मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, यू आर सपोज टू प्रेजेंट दिस वन। ओह माय गॉड। ओके सर, टॉपिक। टॉपिक आपको यही बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर बोल लीजिएगा, रीडिंग नहीं करने। यू आर सपोज टू स्पीक। हाँ जी अब्बास, आप कैसा फील करते हो? बेहतरीन सर। आप मतलब आपकी मैं अभी तक प्रेजेंट जो कर जितनी सकता हूँ, एजुकेशन है। मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ जो भी आप टॉपिक देंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और लाइक उसमें कोई
परफेक्शन के साथ हो सकता है काम। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वंडरफुल। सजाद आप? मुश्किल है सर, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, अब ये सब लोग हैं, you never ask me a question in English most of the time that I try to speak, but I think my students are not speaking English. This is what is the reason, gentlemen, Mr. Ghulam Abbas, that I am asking to you, please. Now you are supposed to reply in English. I think we are here to you, and it is Okay. Remember, my class always remain a very interactive one. I most of the time is asking question to my dear students like, okay, please, ladies and gentlemen. But never ever, I think my students have asked me question in English. What is the reason? We should have to stretch a target, ladies and gentlemen. Sir, because English is not our native language. So then paper should not be given in English, I think. Why not attempting in Urdu? Fine, okay. Defend करें ना अपने आप को, please. Sonia? Sir, basically, I wanna say that कि सर देखें, मैं अभी देखें फिर बात करते हुए हम जब भी कुछ डिलीवर करने की कोशिश करते हैं या कभी भी कुछ समझाने की या सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इजीएस्ट वे की तरफ जाए ना, कि ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो नहीं, वो नॉर्मली easiest way ये है बेटा जी, आप पेपर उर्दू में अटेम्प्ट करें। सर नहीं ना, मतलब अब ये देखें, इवन हम लोग बात करते हुए बीच में कुछ वर्ड्स नहीं, इंग्लिश के बोल रहे होते नहीं, हैं, देखो कुछ मेरी बात ये सुनिए, गलत मेरी है, बात सुनिए। लेकिन ये है कि हमारी नहीं, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा ये नहीं अच्छी चाहिए। हो। देखें, जब आपकी एक देखो, पता क्या होता है, आपका जो ICMA का जो करिकुलम डिवाइस हुआ है ना, उसके अंदर भी वो मीटिंग्स के अंदर हमें यही कहते हैं, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक विद द स्टूडेंट and make it compulsory to students to talk in English. Yes, sir. Fine. Actually, ये it was कहते हैं। discussed in class. अच्छा, लेकिन फिर last इसका मतलब है कि semester. हमारे नहीं, मेरी बात सुनिए, जो प्लानर ऊपर बैठे हुए हैं, फिर उनकी सोच गलत, हमें सारी बातें उर्दू में, पेपर भी उर्दू में दें, बातें भी उर्दू में करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमें नहीं पढ़नी चाहिए बेसिकली, क्योंकि स्ट्रेच का वर्ड हमारा तो लफ्ज है ही नहीं। हमें तो फैलाव वाली बात करनी चाहिए कि जी ये जो, बल्कि टारगेट के लिए भी निशाना हम इस्तेमाल करते हैं, निशाने का फैलाव। क्या ख्याल है? चले, एनी हाउ आई थिंक स्टूडेंट मस्ट हैव टू, असल में जो मेरा बिलीव है, हमारी स्टडीज हमें, हमारे बच्चों को क्रिएटिव नहीं करती। मैं अभी, मेरी फेस टू फेस अगर आप लोगों से डिस्कशन हो तो मैं आई कैन प्रूव दिस वन, स्टिल यू पीपल आर शाय वन। ठीक है सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, क्योंकि नहीं, जाहिर सी होता बात है, है, जब वो आप वजह ऑडियंस क्या के है, सामने वो जाते वजह हैं, यही है, तो वजह क्योंकि यही, स्टूडेंट्स का हमारा प्रेजेंटेशन का कुछ है ही नहीं ना। नहीं वो भी है इवन ना, पता, हमारा जो BA इवन का सर जो, हमारी क्लास में प्रेजेंटेशंस रही हैं, ऑडिट की क्लास थी तो उसमें प्रेजेंटेशंस थी, लेकिन उसके कोई मार्क्स भी थे, तो मतलब ना ही टीचर्स नहीं इतने मैं सीरियस वही थे, ना बात ही कहता हूँ स्टूडेंट्स ना, इतने सीरियस थे उस देखिए प्रेजेंटेशन इसीलिए को मैंने लेके। कहा है, जो मैं ये पॉइंट रेज कर रहा हूँ ना, वो स्ट्रेच टारगेट के हवाले से बात, जब मैं ये बात कहता हूँ तो इसका मतलब यह है स्ट्रेचिंग टारगेट में जो आपने अपने टारगेट को स्ट्रेच और उसको करना है ना जी, मोर चैलेंजिंग, वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप करें, but I think the targets are increased and stretched and it is made challenging by naturally by the authorities। जो ICMAP को चला रहे हैं वो डिसाइड करेंगे ना कि जी हमारा बच्चा जो है, जो स्टूडेंट आएगा वो उसमें ये कैपेबिलिटी डेवलप होगी तो देन हम उसको क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वन मस्ट सेम दे मस्ट बी set a challenging and like more stretching with every year with even the faculty, चूंकि faculty भी improve करेगी तो उतनी अच्छी बनेगी ना। ठीक है, तो मतलब है कि वो हर लेवल के ऊपर ये चीज होनी चाहिए होती है। Anyhow, I think stretching mean that you should know and learn the different innovative techniques
और वो एक काम होता है ना, वो ये होता है कि क्लास के अंदर टीचर अपने बच्चे को लिबर्टी दे कि बेटा जी मेरी क्लास में अब जो बात करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो करें। और मैंने पहले ही जैसे बताया था, मेरा पहली जो क्लास में मैंने अपने ICMP मैनेजमेंट को कह दिया था, मैंने क्लास इंटरेक्टिव करनी है। अब आप देख लें हमारा जितना भी सेशन आप लोगों के साथ है, मैंने कभी, बल्कि मैं तो आप क्वेश्चन आप लोगों को खुद इन्वॉल्व करता हूँ उसके अंदर के, ताकि वहां से कुछ बातें हों और ताकि क्लैरिटी की तरफ हम लोग जाएं। मैं इंटरेक्टिव के बगैर मेरे लिए क्लास कंडक्ट करना इतना अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्टूडेंट शुड हैव टू बी इन्वॉल्व और डिस्कशन होनी चाहिए। एनी हो जी, हम आगे चलें जी प्लीज। ये है वो फिर रिवॉर्ड्स के हवाले से टारगेट्स लाइक परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, प्रॉफिट रिलेटेड पे, शेयर ऑप्शंस। अब ये शेयर ऑप्शन के ऊपर एक टर्म चलती है, वो जानते हैं शेयर ऑप्शन क्या होती है? जी सर, ESOS कहते हैं उसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। दिस इज व्हाट, अब देखो ना, ये है क्लैरिटी, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ठीक है। और ये क्यों क्यों किया जाता है? ताकि एम्प्लॉयज को रिटेन किया जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए, कि वो उनकी ये सोच बदले कि हम यहाँ पे नौकर नहीं है, हम एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि हम दिस ऑनर इज हैं, व्हाट, हमारी ये है ऑनरशिप है। एग्जैक्टली। थैंक यू मिस्टर गुलाम अब्बास, यू हैव थैंक यू सर। spoke well, or the basic purpose is just to give impression to your employees, mean ke you are not simple employee, rather you are owner of the business. Achha, anyhow, potential problem with the reward schemes are there, may encourage dysfunctional behavior, theek hai ji। Profit related pay in particular may lead to a focus on short term performance rather than longer term success. Implies will concentrate on what is being measured, what gets measured and gets done. Benefit भी इसके हैं कुछ, provide an incentive to achieve good performance, attract and retain valuable employees, share schemes, motivate managers to act in organization long-term interest to increase market value. मेरे ख्याल ये हम कल पे छोड़ दें जी, कल कर लेते हैं। टाइम अभी तो टाइम है, देख लें सर, कल में हो जाएगा तो कंप्लीट, अगर कल में हो चले नहीं, जाएगा। हम जितनी फिर आज हो जाती हैं, ये चूंकि उसी की एक्सटेंशन है। तो अब आइए, वी हैव आई मीन लाइक 9 मिनट है अभी। अच्छा जी, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये आप लोगों का रोल है जी, यू आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं जी। generation, communication and interpretation of financial and non-financial information for management and other stakeholders. Here, provision of information and analysis on which decisions are based. Monitoring outcomes against plans and other benchmarks and initiating responsive actions for performance improvement. So derivation of performance measures and benchmark, financial, non-financial, quantitative and qualitative for monitoring and control. अब इन सब की वजह से क्या होगा कि the management accountant's role is central to performance measurement and to the review and control aspects of the strategic management process. Financial aspects of performance remain important, especially in relation to measuring whether an entity is creating value for its shareholders. Please, if you like to ask any question. जी, okay, thank you. You're very nice people. अच्छा जी, ये पहले बताइए, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है जी सुजात? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर, हमें जो प्रॉफिट ही को कह सकते हैं सर। प्रॉफिट को कह सकते हैं सर, वो रिटर्न जो हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो इन्वेस्टर हैं,
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है, इसलिए इसको जो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहा जाता है कि इसमें जो हमारे जिस यहाँ जो क्रेडिट्स हमने लिए हुए हैं, जो एक्सटर्नल पार्टीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो इक्विटी ऑनर हैं उनकी जो रिटर्न है उसको measure What do करने you के लिए। mean by capital employed? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगा उसमें से हम क्रेडिटर को निकाल देंगे, हमारा जो इक्विटी होल्डर्स हैं सिर्फ वो आएंगे उसमें। इक्विटी होल्डर्स में हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैं वो और जो इक्विटी होल्डर्स हैं वो दोनों आएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में। नहीं, मैंने पूछा था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है माय डियर। अब आप लोगों को पता क्या, मेरा जाती ख्याल है कि एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ACMAP स्टूडेंट, you must have a grip on finance and management accounting. One thing remember, और ये चीजें आपकी सॉलिड होनी चाहिए। इस पे तो सोचने की जरूरत भी नहीं इतनी होनी चाहिए, because you people are specialized in terms of making decisions and cost and the management accounting. आप डिसीजन मेकिंग करनी तो अभी हम ऊपर बता रहे थे, तो ये तो पता होना चाहिए कि जी लाइक इसमें अब्बास साहब कह रहे थे कि जी इसमें डेट नहीं होता, मेरा ख्याल है, तो मेरा ख्याल आई एम नॉट satisfied. Sonia would be able to give a right answer. सर मैं तो ये कहूंगी कि इसमें इक्विटी होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में। मतलब जो हमने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मतलब लगाए हैं, जैसे कह लो कि पैसा लगाया किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। अनीक आप क्या कहेंगे? चले, एनी हाउ मेरा ख्याल है इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। आप लोग जरा इसको ये ROI वगैरह को देखिएगा, पढ़िएगा, मैंने आपको किया है। और ये आगे चुके हम एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट सेंटर्स की बात आ गई इसके अंदर। मतलब ये टेक्निकली आप यूं समझें कि ये फाइनेंशियल सेंस के अंदर जरा बातें होंगी। इकोनॉमिक वैल्यू मैनेजमेंट, EB वगैरह है, मुख्य चीजें। और ये देखें EB आ गया, ये EB है, ठीक है। तो मेरा ख्याल कल हम सोनिया से कहेंगे, सोनिया आप कल यू आर डिलीवरिंग योर लेक्चर टुमारो। सर टॉपिक क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड? नहीं, आप इसी पे बोलेंगे। ये जो हमारी स्लाइड चल रही ना, ये वाली, यहाँ से ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वाली स्लाइड। हाँ जी, आपने कल पूरा आपने हमें बताना है, और हमें वी फील प्राउड कि जी हमें लाहौर के एक अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट ने हमें बताया जी क्या बात है। और कल हम आपकी इंग्लिश भी चेक करेंगे कि हाउ मच यू हैव द स्किल टू स्पीक इंग्लिश एज वेल एज विद द मॉडर्न एक्सेंट एंड विद स्टाइल। सर मैंने तो आपको ये कहा था जो टॉपिक मुझे आता है, आपने तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर के लिए कह दिया। चलें, कोई नहीं, हमें मिलके करना है। जी सजाद जी प्लीज यू कैन स्पीक। मैं लेटर नोट पे कह रहा सर, नेट का इशू हो सकता है कल फिर। नहीं, वो जिनको असाइनमेंट मिलेगी उनका नेट का इशू होना है ना। जी सर। मैं अभी से फोरकास्ट कर रहा हूँ कि सोनिया वुड बी बिजी टुमारो इंशाल्लाह।
सर मेरा सच में नेटवर्क इशू है, मैं कोई ऐसे नहीं कहती, मेरा सच में नेटवर्क इशू है। चले ठीक है। चले जी, मेरा ख्याल अनीक प्लीज आप अभी हैं ज्वाइन किया हुआ है हमें, प्लीज अनीक। अनीक आप बात कर सकते हैं? मिस्टर अनीक। चलिए जी, ठीक है, कल मुलाकात होगी जी। सोनिया जरा देखिएगा इन चीजों को, हैं? ओके ठीक है सर, थैंक यू। ये ना सिर्फ ये, सजाद आप भी, गुलाम अब्बास, अनीक, फाहद, सब आप लोग जरा, हम इंशाल्लाह मिल के करेंगे इसे। और कल हमने we have to say goodbye because it would be a last one meeting with the genius people of Pakistan, the future generation. ठीक है, कल फिर आप लोगों से फीडबैक भी जरा लेंगे कि कैसा रहा, और हम भी आप लोगों को। एक क्वेश्चन है, रिजल्ट का जी। पता है कब तक आ रहा है रिजल्ट? नहीं बेटा, मुझे नहीं इसका नहीं पता, नहीं अभी। वैसे जी ठीक है। सुन रहे थे कि 15 तक का कह रहे थे पहले, एक मेरी स्टूडेंट है उन्होंने दिया था, वो 15 को कह रहे थे कि मेरा कल आएगा। अच्छा, फ्राइडे को, ठीक है सर। अच्छा, मैं अभी गुलाम अब्बास, आपने क्या चीज कही थी मुझे सेंड करने के हवाले से, बताइए दोबारा। सर ये कुछ चीजें पड़ी हुई थी, मैंने डाउनलोड की है, उसमें आपने विलन की एक बुक कही थी, वो मेरे ख्याल में नहीं थी, वो डाउनलोड नहीं हो पाई। चले, बाकी वो मैं सीमा आपको की सेंड बुक कर, भी हो गई है। जी ठीक है सर। नहीं वो मैं दोबारा वो कर देता हूँ, ठीक है। जी ठीक है, जी ठीक है। सीमा की बुक प्लस ये जो मैंने आप लोगों को ये बहुत ही प्यारी ये स्लाइड्स हैं, ये क्रक्स है पूरी सीमा की बुक का। जी हमने डाउनलोड कर लिए हैं सर वो। हाँ जी, तो इसको देखें, पीपीटीज पढ़ें। बाकी देखो, आप लोगों ने आपका जो पेपर का एक तो है एमसीक्यू, नेचुरली बात है, उसमें जितनी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, यू कैन हिट एंड यू कैन चूज द बेस्ट वन। नंबर 2, बाकी जो डिस्क्रिप्टिव है वो जहरी बात है, उसका कोई पता नहीं क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ से क्या पूछते हैं वो। यही है कि आप लोगों को जो एरियाज हैं वो क्लियर होने चाहिए, बाकी तो वहां बैठ अटेम्प्ट करनी है ना जी। जी बिल्कुल। जैसे फर्ज करें बैलेंस स्कोर कार्ड हु हैज प्रेजेंटेड, इसका पता हो, प्लस उसके पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, और इनका पता हो, 5 फोर्सेस पता होने चाहिए, जेनेरिक स्ट्रेटजीज हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, इज इट, मतलब ये चीजें इस तरीके से जो हैं उनका पता होना चाहिए। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह you will be able to qualify your exam and you may stretch your target. इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू, नाइस मीटिंग। ओके कल कोशिश कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा मुझे प्लीज, ठीक है जी, बिल्कुल करेंगे सर, लाजमी इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके। खुदा हाफिज।